नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड टनल का करेंगे उद्घाटन। देशवासियों को मिलेगी गांदरबल से लेह तक सुगम यात्रा की सौगात। समुद्र तल से 8,650 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित जेड मोड टनल परियोजना लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर सोनमर्ग में सुरंग के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू हुआ महाकुंभ। 45 दिन तक चलेगा दुनिया भर के धार्मिक आयोजनों में सबसे बड़ा मेला। प्रयागराज में महाकुंभ में आज सुबह 7:30 बजे तक 35 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। कुल 40 से 45 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने का है अनुमान। महाकुंभ को लेकर, स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा जा रहा है अपार उत्साह। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा मैया के गीत गाते हुए संगम में डुबकी के लिए उतरे। विदेशी श्रद्धालुओं के एक समूह ने महाकुंभ के दौरान पवित्र स्नान किया। दुनिया में मनुष्यों का सबसे बड़ा जमाव आज पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अमृत स्नान के साथ शुरू हो गया है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ टीमें और उत्तर प्रदेश पुलिस की जल पुलिस जगह जगह तैनात की गई है। महाकुंभ के पहले स्नान पर्व से पहले कल लगभग 50 लाख लोगों ने किया संगम स्नान। संगम में स्नान से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया स्नान। स्नान पर्व से पूर्व सभी प्रमुख साधु संत अखाड़ा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। महाकुंभ में सभी अखाड़ों का छावनी प्रवेश पूरा हो चुका है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान पर सभी अखाड़े अपने क्रम के अनुसार स्नान करेंगे। प्रयागराज में संगम पर की गई आरती में 7 जनवरी को तिब्बत और नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ की शुभकामनाएं दी। कहा, भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए ये बहुत विशेष दिन। महाकुंभ के शुभारंभ की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। बोले, पवित्र स्नान के लिए पधारे सभी पूज्य संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत। महाकुंभ को लेकर गूगल ने भी खास फीचर शुरू किया है। महाकुंभ टाइप करते ही पेज पर वर्चुअल फूलों की बारिश हो रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शकूर बस्ती झुग्गी मामले में अरविंद केजरीवाल पर किया पलटवार। कहा, झूठ बोलना बंद करें केजरीवाल, नहीं तो करेंगे कार्रवाई। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा था कि एलजी ने शकूर बस्ती का जमीन लैंड यूज बदल दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आज राहुल गांधी की एंट्री हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सीलमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा ने तीसरी सूची जारी की। पार्टी ने मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट को उम्मीदवार घोषित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आपके उम्मीदवार आतिशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली की सीएम आतिशी क्राउड फंडिंग के तहत महज 4 घंटे में 10 लाख से ज्यादा उनको चंदा मिला है। आतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए लोगों से 40 लाख रुपए की क्राउड फंडिंग के लिए अपील की थी। दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। आपने आज केजरीवाल का फतेह है लिखा पोस्टर जारी किया। पोस्टर में 8 फरवरी का जिक्र है, जिस दिन दिल्ली चुनाव के परिणाम आने हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए पूर्वांचलियों से नफरत की आग लिखा पोस्टर आज जारी किया। कहा केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया। कांग्रेस ने दिल्ली में रहने वाले युवाओं के लिए युवा उड़ान योजना का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा कि वो इस योजना के तहत युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप और शिक्षित बेरोजगारों को प्रोत्साहन देने के लिए 1 वर्ष तक हर महीने 8,500 रुपए आर्थिक मदद देंगे। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि बहुत आश्चर्यजनक रहा है कि जिस घर में भी हम गए वे लोग शीला दीक्षित जी द्वारा किए गए विकास को याद करते हैं और उन्हीं स्मृतियों से वे कांग्रेस को भी याद कर रहे हैं। यहां तो अरविंद केजरीवाल को रिजेक्ट ही कर दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से स्पेन के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान एस जयशंकर स्पेन के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर स्पेन में राजदूतों के 9वें वार्षिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। साथ साथ स्पेन में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हज और उम्रा सम्मेलन में भाग लेने और द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए जद्दा पहुंचे। उम्रा मामलों के उप मंत्री प्रोफेसर अब्दुल अजीज ए वजान ने स्वागत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल हो रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को उनकी जगह बताने का काम किया। उन्होंने कहा कि झूठ फरेब करके वे मुख्यमंत्री बने थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप का दौरा करेंगे। थल सेना की सालाना प्रेस वार्ता आज थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे संबोधित। कोयम्बटूर इकाई के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने 31 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। एक गुप्त सूचना पर एटीएस ने कार्रवाई की। महाराष्ट्र में नासिक मुंबई हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पिकअप और मिनी ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में भोसरी MIEDC क्षेत्र के सेक्टर 10 में एक निजी फर्म में आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के जलगांव में सूरत से प्रयागराज जा रही ट्रेन पर पथराव, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव से खिड़कियों के शीशे टूटे, श्रद्धालुओं में डर की स्थिति हुई पैदा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सली IED ब्लास्ट, 2 पुलिसकर्मी घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने थाना कोयली बेड़ा क्षेत्र से कुख्यात नक्सली मालती उर्फ निर्मला कांगे और उसको शरण देने वाले श्यामनाथ उसेंडी को गिरफ्तार किया। 8 लाख का इनामी नक्सली थी मालती। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के होने की सूचना मिली। सुरक्षा बलों की ओर से बागे इस्लाम इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के पौड़ी में बड़ा हादसा, 28 सवारियों से भरी बस खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत, 21 घायल। NCRTC ने शुरू किया मेरठ मेट्रो का ट्रायल रन, नमो भारत के ट्रैक पर दौड़ेगी मेरठ मेट्रो। उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट, कोहरे के कारण शीतलहर जारी रहने की संभावना। दिल्ली NCR में सुधरी हवा की गुणवत्ता, हटाई गई ग्रैप 3 की पाबंदियां। गाजियाबाद में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल 18 जनवरी तक बंद रहेंगे, डीएम ने आदेश किए जारी। पटना जिले में ठंड की वजह से 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ाई गई हैं।
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, कई इलाकों में बारिश। 15 जनवरी से एक्टिव हो रहा नए पश्चिमी विक्षोभ का राजस्थान में फिर दिखेगा असर। उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में कल मौसम का दूसरा हिमपात होने से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों की भी मुराद पूरी हो गई। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने 24 बांग्लादेशी समेत 2 रोहिंग्या को वापस खदेड़ा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को किया तलब। सीमा पर तनाव को लेकर जताई चिंता। असम में माघ बिहू की तैयारियां शुरू। असम में पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। तमिलनाडु समेत कुछ दक्षिण राज्यों में पोंगल के पहले दिन लोग मना रहे हैं भोगी पोंगल। इस दिन पुराने कपड़े जलाने की है परंपरा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दिया लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भारत ने साल 2024 में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। इस वर्ष देश ने लगभग 30 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जोड़ी है। यह आंकड़ा साल 2023 में दर्ज 13.75 गीगावाट से दोगुने से भी अधिक है। 2024 में हुए विस्तार के साथ भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 218 गीगावाट की हो गई है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अडानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में अपने पावर प्लांट्स के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया है। इस विस्तार के साथ ही छत्तीसगढ़ की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 6,120 मेगावाट की वृद्धि होगी। एशिया प्रशांत क्षेत्र की शीर्ष 50 कंपनियों का मार्केट कैप 2024 में बढ़कर $8.1 ट्रिलियन हो गया है। इसमें सालाना आधार पर 20.6% का इजाफा हुआ है। भारत ने नेपाल के 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सप्लाई के अनुरोध को मंजूरी दे दी। भारत के चावल के भंडार नए रिकॉर्ड स्तरों तक पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नई फसल की खरीद जारी रहने के बीच जनवरी की शुरुआत में ही चावल के भंडार सरकार के लक्ष्य से 8 गुना हो गए। डी-मार्ट की कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने भी अपना तिमाही रिजल्ट जारी किया है। कंपनी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू साल दर साल 17.5% बढ़कर 15,565 करोड़ रुपए हो गई है। महाकुंभ 2025 से उत्तर प्रदेश सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन यानी कि 200 अरब रुपए का आर्थिक लाभ हो सकता है। वित्त मंत्रालय ने जन सुरक्षा और मुद्रा योजना सहित फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स की प्रोग्रेस के रिव्यू के लिए बुधवार को पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। 2025 में भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ की बहार आने वाली है। वर्तमान में 100 कंपनियों ने सेबी के पास ड्राफ्ट ऑफर लेटर दाखिल किए हैं, जिनमें से कई को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।
लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ आज खुल रहा है। 15 जनवरी तक आम निवेशक इसमें बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 407 रुपए प्रति शेयर से लेकर 428 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी बजट। सरकार आगामी बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की बना रही है योजना। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया वृद्धि के विशाल अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने विमानों में प्रीमियम के फायदे और व्यापारिक श्रेणी की सीटों की संख्या बढ़ाएगी। भारतीय वाणिज्य मंडल ने अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद के उस निर्णय का स्वागत किया है जिसमें राष्ट्रीय जलमार्गों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों की अवधि में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का निर्णय लिया गया है। रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स ने अपनी विस्तार योजना के तहत 2,800 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना के विकास के लिए बेंगलुरु में लगभग 20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। ब्राजील के मिनास गेरेस के एपेंटिंगा में हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। 80 मिलीमीटर बारिश के कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसके कारण आपदा की स्थिति घोषित करनी पड़ी। इटली के पिडमॉन्ट क्षेत्र में हुए हिमस्खलन में 3 स्कीयरों की मौत हो गई, जब इटली स्विट्जरलैंड सीमा पर पुंटा वलग्राने का पूर्वी भाग बर्फ की चपेट में आ गया। हिमस्खलन में 5 स्कीयर दब गए। 2 बचे हुए लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। राष्ट्रपति चुनाव रद्द होने से हजारों नाराज रोमानियाई लोगों ने बुखारेस्ट में मार्च किया और मांग की कि मतदान होना चाहिए और निवर्तमान मध्यमार्गी राष्ट्रपति क्लॉस योहान्निस को इस्तीफा देना चाहिए। इजरायली हमले में गाजा के बुरेज शरणार्थी शिविर में फिलिस्तीनी घर को निशाना बनाया गया। फिलिस्तीनी चिकित्सकों के अनुसार रविवार को गाजा शहर में एक शिविर पर इजरायली हवाई हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। मैक्सिको ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग पर काबू पाने में लगी टीमों की मदद के लिए अग्निशमन कर्मियों की एक टीम कैलिफोर्निया भेजी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विनाशकारी आग ने भारी नुकसान किया है। यहां के लॉस एंजलिस के पश्चिमी हिस्से में पैसिफिक पैलिसेड्स में आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आग की चपेट में आने के कारण इमारतें मलबे के ढेर बन चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अंगोला में हैजा के 170 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में हैजा से 3 की मौत और 51 नए मामले देखने को मिले। हैजा का पहला मामला सामने आने के बाद से हैजा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में शीतकालीन बर्फीले तूफान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बर्फीले तूफान के कारण उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना क्षेत्रों में स्कूल बंद हो गए हैं, बिजली कट गई है और कई उड़ानें रद्द हो गई हैं तो कुछ देर से चली हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बंधकों की रिहाई और गाजा युद्ध विराम समझौते पर की बात। चीन और भारत को रूसी तेल आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका ने और सख्त प्रतिबंध लगाया है। इन नए प्रतिबंधों से चीन और भारत जैसे शीर्ष खरीदारों की रूसी तेल आपूर्ति बाधित होगी। नए प्रतिबंधों से रूसी तेल निर्यात को गंभीर नुकसान होगा। खो-खो का पहला वर्ल्ड कप आज से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा। वर्ल्ड कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी तक होगा। भारतीय पुरुष टीम आज उद्घाटन समारोह के बाद नेपाल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि महिला टीम मंगलवार को कोरिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। खो-खो वर्ल्ड कप में 23 देशों की कुल 39 टीमें भाग लेंगी। भारतीय पुरुष टीम ग्रुप ए में नेपाल, पेरू, ब्राजील और भूटान के साथ है, जबकि महिला टीम ग्रुप ए में ईरान, मलेशिया और कोरिया के साथ। स्मृति मंधाना की कप्तानी में टीम इंडिया ने आयरलैंड को दूसरे वनडे मैच में 115 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और 3 मैच की सीरीज अपने नाम कर ली।
भारत की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स ने आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक जड़ा। कप्तान स्मृति मंधाना ने 73 और प्रतिका रावल ने 67 रन बनाए। हरलीन देओल ने 79 रनों की पारी खेली और असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सैकिया को बीसीसीआई की विशेष आम बैठक में निर्विरोध सचिव और प्रभतेज सिंह भाटिया को सचिव और कोषाध्यक्ष चुना गया। दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने दमदार शुरुआत की है। अपने पहले लीग मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 109 रन से करारी शिकस्त दी। भारत की इस शानदार जीत में निखिल और माजिद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 161 रन के टारगेट के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 51 रन बनाकर सिमट गई। भारत की तरफ से डेब्यूटेंट निखिल मनहास ने 59 रनों की शानदार पारी खेली। मुंबई की 14 साल के इरा जाधव ने 157 गेंदों पर 42 चौकों और 16 छक्कों की मदद से नाबाद 346 रन बनाकर महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर दर्ज करके इतिहास रच दिया। इरा जाधव सीमित ओवर के टूर्नामेंट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। उनके 13 शतक की बदौलत मुंबई ने 50 ओवरों में 3 विकेट पर 563 का विशाल स्कोर बनाया, जो कि किसी भी भारतीय महिला घरेलू टीम द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। अगले महीने 19 फरवरी शुरू हो रही आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए न्यूजीलैंड ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटर की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मार्च में शुरू होने वाले आईपीएल में पंजाब किंग्स टीम का कप्तान घोषित किया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में 2024 में खिताब दिलाने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत में खरीदा। भारत के सुमित नागल पुरुष सिंगल स्पर्धा के पहले दौर में चेक गणराज्य के टॉमस माचेक से लगातार सेटों में हारकर ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर हो गए। सुमित नागल टॉमस माचेक से 6-3, 6-1, 7-5 से हारे। मौजूदा चैंपियन आयना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल के दूसरे दौर में प्रवेश किया। आरबाज वन और कीर्ति कुल्हारी की फिल्म हिसाब बराबर ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 24 जनवरी को रिलीज होने वाली है। जयदीप अहलावत की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज पाताल लोक 2 17 जनवरी को ओटीटी प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। और शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े का नया गाना रिलीज हो गया है। फिल्म 31 जनवरी को रिलीज होगी। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया स्टार फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होगी। अमन देवगन की फिल्म आजाद 17 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने को है तैयार। जुनैद खान और खुशी कपूर की फिल्म लव्यापा 7 फरवरी को थिएटर्स में होगी रिलीज। शहनाज गिल अपनी नई फिल्म एक कुड़ी के साथ देंगी दस्तक। फिल्म 13 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। दिलजीत दोसांझ की अगली फिल्म पंजाब 95 फरवरी में रिलीज होगी। फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के संघर्ष पर है आधारित। इंडो जापानीज एनिमेटेड फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम 24 जनवरी को सिनेमाघरों में 33 साल बाद रिलीज की जाएगी। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर ने थर्ड डे लगभग 17 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसके बाद मूवी का कुल कलेक्शन 89.6 करोड़ रुपए हो चुका है। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।